नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के होते हैं, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक ना। जैसे यूपीएससी में मेनली दो एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का। तो हम इसमें जो सो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू करेंगे। प्रीलिम्स का पीवाईक्यू करना इसलिए जरूरी क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो पता चलेगा कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उससे जो सो आपका पकड़ मजबूत होगी। और बहुत सारे क्वेश्चन जो सो यूपीएससी में आपको पीवाईक्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपका पीवाईक्यू मजबूत रहेगा, मतलब अगर आपका पीवाईक्यू आपने किया हुआ है, एक दो बार कम से कम किया हुआ है, तब जो सो आपका यूपीएससी में एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स का, उसमें जो सो आपको थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो सो पीवाईक्यू के माध्यम से करके रखे, ठीक ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक बार में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो अगर इस तरह से अगर आप एक साल का कर लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि एक साल में अगर आपने किया, तो एक साल का किया तो आपने मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से अगर आप 10 साल का कर लिए, तो सोचिए कि अगर आपने 10 साल का लगभग कर लिया, तब जो सो आपके अंदर जो सो एक क्षमता आ जाएगी, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मेरे से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो हो सकता है। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए या फिर पीवाईक्यू कीजिए, दोनों का मतलब लगभग सेम होगा, ठीक ना। लेकिन टेस्ट में क्या होता है कि उसमें जो करंट के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, लेकिन जो पीवाईक्यू है उसमें सब पुराने क्वेश्चन होते हैं। फर्क इतना है। तो इसीलिए पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना जो सो ज़्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही करेंगे, पीवाईक्यू वही करेंगे जिसमें हम प्रीलिम्स का करेंगे, मेंस का नहीं करेंगे। क्योंकि मेंस में जो सो राइटिंग वाला क्वेश्चन होता है, मतलब जिसमें आंसर लिखना होता है। और जो प्रीलिम्स का होता है उसमें सिर्फ टिक करना होता है आपको, उसमें कोई लिखना वगैरह नहीं होता है। तो इसीलिए जो हम लोग आज सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे, और अभी जो सिर्फ प्रीलिम्स ही करेंगे, मेंस का भी नहीं करेंगे। तो इस प्रीलिम्स वाले सीरीज में हम लोग, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू वाले सीरीज में हम लोग जो सो 2013 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पर जो सो उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक ना, ताकि उससे हमको पता चले कि उसका आंसर भी क्या है। इतना भी तो पता चलना चाहिए कि उसका आंसर क्या है सो। तो इसीलिए जो सो हम जो सो उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो 2013 से 2023 तक का हम लोग करेंगे। चलिए आज जो सो सबसे पहले हम लोग 2013 का सीरीज जो सो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 2013 में क्या क्या पूछा गया। और अगर एक बार में वीडियो अगर पूरा नहीं हो पाता, तो इसको जो सो हम पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। मतलब एक ही वीडियो को जो सो 2 पार्ट में बनाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो चलिए जो सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए अब जैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बनाया हुआ पीडीएफ है वो जैसे केजेस का, ठीक है, खान सर का है। देखिए लिखा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स सामान्य अध्ययन, ठीक है ना, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स का देखेंगे हम लोग। विगत वर्षों का प्रश्न पत्र, मतलब पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से 2013 से 2023 तक। तो इन 10 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो सो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, और किस तरह का पैटर्न बदल रहा है, और कैसे जो सो उसमें जो तुक्का लगाने वाला होता है, मतलब जो इलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन होता है, उसमें कैसे जो सो आप इलिमिनेट कर सकते हैं उसको, और वो पैटर्न जो सो किस तरह से बदलता जा रहा है। तो अगर इसका आपका अगर इस पीडीएफ का आपको लिंक चाहिए, तो आप जो सो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो सो आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप जो सो वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, जिसमें है GS 1 सेट ई। और सेट बी में क्या होता है, तो सेट बी में हमारा सी सेट होता है। तो हम लोग सी सेट को नहीं कर सी सेट को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीएस को कर रहे हैं, ठीक ना, जनरल स्टडी को कर रहे हैं। और सभी सभी का जो मतलब सभी ईयर का हम लोग जो सो सिर्फ जीएस ही करेंगे भी, सेट यही करेंगे, सेट भी नहीं करेंगे, मतलब सी सेट नहीं करेंगे, सिर्फ जीएस करेंगे। क्योंकि इसमें जो सो आपको सबसे पहले जीएस पर पकड़ बनवाना है, ठीक है ना, तो इसीलिए जो सो सबसे पहले हम लोग जीएस कर दें। बाकी इसके बाद जो सो बाद में हम लोग सी सेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जो सो आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप जो सो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, कि पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, ठीक है ना, सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा, मतलब संशोधन के बाद क्या होगा, ठीक है ना। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक का बात हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना, धन विधेयक में अगर सारभूत संशोधन कर रही है, संशोधन करी, तब उसके बाद क्या होगा, तब जो सो उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि लोकसभा जो सो राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो मतलब ये हुआ कि लोकसभा जो सो राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर भी सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सो धन विधेयक है, और धन विधेयक में जो सो राज्यसभा के पास पावर नहीं होती, सिर्फ लोकसभा के पास जो सो पावर होती। इसीलिए जो सो अगर लोकसभा ने इसको अपने लोकसभा ने जो सो अपने सदन से पास कर दिया, ठीक ना, मतलब पारित कर दिया, वहां पर वोटिंग हुआ और वोटिंग के द्वारा इसको पारित कर दिया गया, तब जो सो इस विधेयक पारित करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो जब लोकसभा ने पारित कर दिया, तब जो सो राज्यसभा की यह अनुशंसा, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा जो सो राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर भी सकती है, स्वीकार नहीं भी कर सकती। इस विधेयक पर आगे कार्रवाई जारी रहेगी। तो जारी रहेगी कि मतलब क्या हुआ, राज्यसभा को इसको पास करना ही पड़ेगा, और यहाँ से पास करने के बाद जो सो सीधा जो सो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और ये कानून बन जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग जो सो जनरली इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को 2013 से 2010 तक का देखना, ठीक ना। तो जनरली जो सो हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि इसमें आंसर क्या दिया गया है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होता है, कि हम लोगों को पता चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा कथन भी देख सकते हैं, बोल रहे लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे सिर्फ राइट जो सो लोकसभा को है, राज्यसभा को राइट नहीं है। फिर बोला जा रहा है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत करवा सकती है, ये भी गलत है। फिर प्रश्न नंबर 2 पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक ना, कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे पहला कथन क्या दिया गया कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा सही है पूछा जा रहा है, तो ये गलत है, नियुक्त किया जा सकता है। फिर बी नंबर का है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना, गलत है। क्या बोला जा रहा है, भारत के राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत है। आधा कथन गलत है और आधा कथन जो सो सही है, इसीलिए ये कथन पूरा गलत हो जाता है। फिर सी नंबर में है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, सही बात है। संविधान में ऐसा कोई भी जैसो प्रक्रिया नहीं दिया गया हटाने के लिए, ये जैसो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसीलिए हमारा ये कथन सही है, सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर बोला जा रहा है डी नंबर का देखिए, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती, गलत है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो सो वहां पे बहुमत समर्थन के आधार पर नहीं की जाती, ठीक है ना।
ऐसा नहीं कि जिसका बहुमत होगा सिर्फ उसी को किया जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य उपराज्यपाल द्वारा। तो ये गलत बात है, उपराज्यपाल द्वारा नहीं होता है। वहाँ पे जो सो राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की, इसलिए जो सो ये कथन गलत हो जा रहा है। फिर थर्ड नंबर में देखिए, तो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक ना, कौन सा एक सही सुमेलित है बोला जा रहा है। इधर दिया गया भौगोलिक लक्षण और इधर प्रदेश दिया गया, इधर दिया गया एबिसिन पठार और ये अर्र में बताया गया, तो ये गलत है, अर्र में नहीं। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे एटलस पर्वत, ठीक ना, तो एटलस कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, सही बात है। तो ये कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। और ये भी जो सो गुयाना उच्च भूमि गलत है। फिर ओकांगो द्रोणी पेटोगोनिया, ये भी गलत है। फिर फोर्थ नंबर का देखिए, फोर्थ नंबर में बोल रहा है भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना, किसके संदर्भ में, शिला वस्तु। बोला जा रहा है बादामी की गुफाएं भारत प्राचीनतम अवशिष्ट शैलाकृत गुफाएं हैं। फिर दूसरा कथन है कि बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। फिर थर्ड में बोला जा रहा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सो सिर्फ थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। एलोरा में विभिन्न धर्मों की जो सो गुफाएं बनाई गई है, विभिन्न धर्मों के लिए विभिन्न धर्मों की गुफाएं बनाई गई, जिसमें आपको जो सो देखने को मिलेगा जैन का हो गया, बौद्ध का हो गया, आजीवक का हो गया। फिर फाइव नंबर में देखिए, तो फाइव नंबर में क्या बोल रहा है, तो फाइव नंबर में बोल रहा है कि पुनर् पुनर्योग, ठीक ना, पुनर्योग यानी डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है, ठीक ना। किसमें स्थानांतरित होने देता है, तो वो जो सो आपका स्थानांतरित क्या पूछा गया, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। तो पौधों की विभिन्न जातियों में होता है डीएनए से, फिर जंतुओं से पौधों में भी होता है, जंतु से पौधे में, और सूक्ष्म जीव से उच्चतर जीव में, ठीक ना, मतलब छोटे जीवों से बड़ी जीव में भी होता है डीएनए। डीएनए का मतलब जो ट्रांसफर होता है वो जीनों का हस्तांतरित, ठीक ना। तो ये जीनों का हस्तांतरित जो सो सूक्ष्म जीव से उच्च जीव में भी होता है, जंतुओं से पौधों में भी होता है, और पौधों की विभिन्न प्रजातियों में भी होता है, इसीलिए जो सो इसका आंसर कोटि डी होगा। फिर सिक्स नंबर का देखिए, बोला जा रहा है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युयान हैनसंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया, ठीक ना। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन दिया गया कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, गलत है। उस टाइम जो सो समुद्रों में जो सो डाकू बड़े जो सो पैमाने पर घात लगाए हुए बैठे रहते थे, ठीक है ना, समुद्री जहाजों को लूटने के लिए, इसीलिए जो सो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसने लिखे रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित है, तो सुरक्षित नहीं थे। फिर बोला जा रहा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला जा रहा है व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये भी सही बात है। तो दो और तीन सही हो गया, लेकिन यहाँ पे कोड दिया गया ना, तो कोड में हो जाएगा आपको दो तीन, कोड नंबर बी।
फिर 7 नंबर देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तारा तारा कछुआ है, मॉनिटरी छिपकली है, वामन सुअर है, स्पाइडर वानर है। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक ना। किस तरह के प्राकृतिक रूप से, तो इतने में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता, ठीक ना। स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं, तो इसीलिए आंसर ये होगा। फिर 8 नंबर देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल के रूप में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, ठीक ना। मतलब जो भारत का कुछ प्रदेश का नाम यहाँ पे दिया गया और बोला जा रहा है कि कौन से लगभग उस प्रदेश में जो सो ये पदार्थ पानी में पाया जाता है जो पीने के जल में पाया जाता है, और वो जो सो मतलब वो जो सो एक प्रदूषक है, उससे जो सो शरीर को हानि होता है, ठीक ना। तो देखिए कौन कौन सा पाया जाता है, तो देखिए अर्धसैनिक पाया जाता है, ठीक ना। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जनरली जो सो आपका उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। अर्धसैनिक पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। तो इसमें थोड़ा जो सो हमको कंफ्यूजन है, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो अभी इसको पेंडिंग रखिए, लेकिन इतना रखिएगा कि अर्धसैनिक और फ्लोराइड पाया जाता है। फिर 9 नंबर का देखिए, तो 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 9 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत से यानी राज्य से संविधान सभा के सदस्य। तो राज्य से संविधान सभा के सदस्य कौन और क्या प्रावधान थे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें बोला गया उन प्रांतों के लोग द्वारा, क्या बोला जा रहा है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत है, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, ठीक ना। सीधे निर्वाचित का मतलब हुआ प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। फिर बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे कौन, संविधान सभा, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे कौन, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, तो ये बात सही है। फिर 10 नंबर पर चलिए, तो 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, जिसमें बोला गया समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है, ठीक ना। स्तनधारी, तो तीनों में से स्तनधारी कौन है, तो तीनों में से स्तनधारी हमारा है समुद्री गाय तो स्तनधारी है, और समुद्री सिंह, ठीक ना। तो इसीलिए कुट बी सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर का देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले कथन में बोल रहा है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन, किसमें बात कर रहा है, संविधान में संशोधन की बात हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा लिखा हुआ कि सिर्फ लोकसभा में, तो गलत बात है। संविधान में संशोधन का राइट जो सो राज्यसभा के भी पास है, इसमें जो सो लोकसभा की एकाधिकार शक्ति नहीं है, इसीलिए जो सो ये कथन गलत हो जाता है। फिर बोला जा रहा है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन
भारत के सभी राज्य के विधानमंडल द्वारा किए जाने भी गलत है, गलत बात है। कम से कम आधे राज्यों की वहाँ पे परमिशन चाहिए, ठीक है ना, मतलब कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए, पूरे सभी राज्यों की परमिशन नहीं चाहिए, सभी राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए। तो दोनों कथन गलत हो गया, तो कूट डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी दिया गया, वो इसी से रिलेटेड जो सो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो पहले में क्या बोला गया कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, महान्यायवादी। ये जो सो लोकसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सो ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये इसका जो सो राइट होता है। फिर बोला जा रहा है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही बात है, ठीक ना, कि ये जो सो लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो लोकसभा के जो सो स्पीकर जो सो इसको अपनी समिति का सदस्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सो महान्यायवादी है। महान्यायवादी का मतलब होता है कि सरकार का जो सो ये कार्य करने वाले, ठीक ना, तो सरकार को जहां भी दिक्कत होगी तो जो सो इसको अपनी समिति का कार्यभार इसको इसको सौंप सकती है, ताकि लोकसभा को जो सो किसी भी प्रकार का बाधा ना हो, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, हाँ लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन ये जो सो सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक ना, याद रखना है। ये लोकसभा में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है लोकसभा में मतदान कर सकते, तो ये कथन गलत है। ये तीनों कथन सही है। फिर 13 नंबर में देखिए क्या बोल जा रहा है सो। तो बोला जा रहा है शर्करा उद्योग यानी चीनी उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। चीनी के उद्योग का जो उत्पादन होता है उसकी उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले कथन में बोला जा रहा है खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना, किसको, खोई को जो सो ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक ना, ऊर्जा उत्पादन के लिए का मतलब हुआ कि उसको जो सो जलाने के लिए, ठीक ना, जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा मतलब उसको जलाने के रूप में, सही बात है, इसको जो सो जलाने के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर बोला जा रहा है कि सीरे को जो सो कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, गलत है। फिर बोला जा रहा है सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, सही बात है, और एथेनॉल का ही उत्पादन जो सो इसमें प्रयोग किया जाता है, ताकि जो सो एथेनॉल को जो सो पेट्रोल में मिलाया जा सके। तो ये कथन यहाँ पे सही हो जाता है आपका, मतलब 2 और 3 सही हो गया, सॉरी 1 और 3 सही हुआ, तो कुछ सी। फिर 14 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है अलग अलग ऋतुओं में दिन जो सो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऋतु, डिफरेंट डिफरेंट मौसम, डिफरेंट डिफरेंट मंथ की बात हो रहा है, जिसमें दिन जो सो समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में जो सो डे जो सो बहुत जल्दी बीत जाता है, ठीक ना, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि दिन जो सो बहुत जल्दी गुजर गया, लेकिन रात जो सो लगता होगा कि बहुत लंबी होती है। तो ऐसा क्यों लगता है, तो ऐसा लगने का कारण यहाँ पे दिया गया है, कि ऐसा लगने का कारण सिर्फ यहाँ पे आपका पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ठीक ना, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ, परिक्रमण का मतलब हुआ ऐसे ऐसे परिक्रमण करना, ठीक ना, ऐसे ऐसे। लेकिन घूर्णन का मतलब क्या है, घूर्णन का मतलब हुआ ऐसे ऐसे घूर्णन, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये घूर्णन नहीं हो रहा है, ठीक ना, ये परिक्रमण हो, ये परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी, और इसी परिक्रमण के कारण जो सो यहाँ पे दिन और रात की समय अवधि में आपको अंतर दिखाई देता है। फिर 15 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे 15 नंबर में बोला जा रहा है कि नर्मदा
नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना। क्या बोला, नर्मदा नदी जो सो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में लगभग सभी नदियां जो सो पूर्व की ओर बहती हुई है, ठीक ना। लेकिन जो नर्मदा नदी है हमारा, वो जो सो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना। किस ओर? पश्चिम की ओर। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे बोला गया, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, ठीक ना। किस में रहती है? विभ्रंश घाटी में रहती है। कौन? ये नदी। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, यही कथन जो यहाँ पे सही है। बाकी ये कथन, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, गलत है। फिर बोला जा रहा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिमी की ओर है, इसलिए भी ऐसा बात है, तो नहीं, सिर्फ ये कथन सही है। यह एक रेखीय विभ्रंश रिक्त घाटी में रहती है। कौन? नदी। फिर 60 नंबर की ओर चलिए। तो यहाँ पे 60 नंबर में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवन जल, बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, ठीक ना। मतलब पृथ्वी जो है उस पे जो सो अधिकांश जल जो सो आपको लवण जल के रूप में देखने को मिलेगा, बर्फ के रूप में देखने को मिलेगा, छत्रक और हिमनद के रूप में देखने को मिलेगा। शेष आलवन जल का सबसे अधिक भाग कौन सा है, ठीक ना। इतना तो इसने बता दे, लेकिन जो बाकी आलवन जल बच गया, उसका सबसे अधिक भाग कहाँ पे रहता है? तो उसका जो सो सबसे अधिक भाग आपका रहता है भूमिगत जल के रूप में, ठीक ना। मतलब भूमि के नीचे में। थोड़ा उदाहरण इसने यहाँ पे बता दिया, और जो बाकी उदाहरण बच गए वो आपसे पूछ दिया, ठीक ना। और वो होगा भूमिगत जल। फिर 17 नंबर का देखिए। बोला जा रहा है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व, नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियां, सही है। फिर बोला जा रहा है लोकटक झील बरेल क्षेत्र, गलत है। फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गलत है। कौन सा सही है? तो सिर्फ एक सही है। फिर 18 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। फिर क्वेश्चन किया गया कि उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक ना। मतलब गति वाला परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 कोटि डी। अब 19 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक ना। किस निकाय का संविधान में जो सो आपका उल्लेख नहीं है, ये जो सो यहाँ पे पूछा जा रहा है। संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी उल्लेख नहीं है। ओजन आयोग, इसका भी उल्लेख नहीं है। फिर क्षेत्रीय परिषद, इसका भी उल्लेख नहीं है, ठीक ना। इन सभी का जो सो कानून के द्वारा निर्माण किया गया, इसीलिए जो सो यहाँ पे एक संविधान में नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। डी नंबर, ये संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये कानून में जरूर है, ठीक है, इतना याद रखना है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि निकाय में नहीं है, लेकिन सॉरी, किस निकाय का जो सो संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कानून में इसका उल्लेख है, याद रखना है आपको। क्योंकि इसको कानून के द्वारा ही बनाया गया, संशोधन के द्वारा ही बनाया गया है। फिर 20 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है इसको। बोला जा रहा है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, ठीक ना। जब बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन हुआ था, तो उसकी क्या मांग थी?
तो उसमें यही मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, ठीक है ना। मतलब जब जमींदार जो सो उससे कर की वसूली करते थे या फिर जब फसल उससे लेते थे, तब जो सो वो किसान चाहते थे कि वो जो सो जमींदार जो सो आधे आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, ठीक है ना। मतलब एक तिहाई जो सो किसान को मिले और बाकी का जो सो भाग जमींदारों को मिले। पहले कितना लेते थे, तो पहले जो सो यहाँ पे आधा ले रहे जमींदार, तो इसी आधे की बात को यहाँ पे कम करना था। फिर 21 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है सो। तो 21 नंबर में यह बोला जा रहा है, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, ये बात सही है यहाँ पे। जब संसद कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करेगी और कोई कानून बनाएगी, तो उसमें किसी राज्य की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो बिना किसी राज्य की परमिशन से कानून बना सकती है। फिर 22 नंबर पे देखिए, तो 22 नंबर में बोला जा रहा है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते, ठीक है ना। जब घास स्थल में आप जैसे वृक्ष देखते होंगे, ठीक है ना, जब घास स्थल में आप वृक्ष देखते होंगे, तब वहाँ के अनुक्रमण के अंश के रूप में जो सो किस कारण से घासों को जो सो प्रतिस्थापित नहीं करता, ठीक है ना। मतलब उसको वहां से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा करने का कारण क्या होता है, तो ऐसा करने का कारण होता है कीट एवं कवकों के कारण गलत है, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण गलत, जल की सीमाओं एवं आग के कारण ये बात सही है। इसी कारण जो अभी प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है। फिर 23 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है, पाई तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है, महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, महासागर मैंग्रोव घास स्थल झील। तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव घास स्थल झील और महासागर, ये सही अनुक्रम होगा। फिर 24 नंबर में देखिए, तो 24वें नंबर में बोला जा रहा है, भू संरक्षण की परिरेखा। क्या बोला जा रहा है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, ठीक है ना। ये जो भू संरक्षण की परिरेखा है, उस बंधन विधि का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इस भू संरक्षण की परिरेखा का जो प्रयोग है वो आपको देखने को मिलेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, कहीं पर भी जिससे इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर 25 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था, और निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, ठीक ना। मतलब कौन सा एक उद्देश्य जो अभिज्ञात नहीं है, ठीक ना, पेशा अधिनियम से संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर होगा स्वशासन प्रदान करना, ठीक है ना, स्वशासन प्रदान करना। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये इसका आंसर होगा। फिर 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में बोल रहा है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकार होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो आपका वन अधिकार का जो मान्यता दिया गया था अधिनियम 2006 के अधीन, उसमें जैसे किसी व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकार होगा, तो इसमें जो सो आपका प्राधिकार होगा
ग्राम सभा। एक कार्य जो सो ग्राम सभा को सौंपा गया, ठीक है ना। मतलब स्थानीय जो आपने नगर पालिका देखा था, और नगर पालिका के बाद आपने ग्राम पंचायत देखा था, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही जो सो ये काम जो सो ग्राम सभा को सौंपा गया था, और यही जो सो इसका प्राधिकारी है। फिर 27 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविषों का उत्पादन होता है, ठीक है ना। मतलब जब अनाजों और तिलहनों को रखा जाता है, और जब उसको सही ढंग से नहीं रखा जाता है, तब जो सो वही अनाज और वही तिलहन जो सो जहर का रूप ले लेता है, ठीक है ना। मतलब विष का विष का रूप ले लेता है, जिन्हें अपॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होती। और अपॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये किसके द्वारा उत्पादित होती है? जो अपल्टॉक्सिन है, ये किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये जो अपल्टॉक्सिन है, ये आपका उत्पादन होता है, मतलब इसका जो जन्म होता है, ये होता है आपका फफूंदी के द्वारा, ठीक है ना। फिर 28 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया, ठीक है ना। जो भारत का संविधान है, उसमें आपने उद्देश्य का पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उस उद्देश्य का में जो आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया, वो किसमें है? तो वो जो सो आपको देखने को मिलेगा उद्देशिका में, और राज्य की नीति निर्देशक के तत्व में, मौलिक अधिकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 29 नंबर देखिए, बोला जा रहा है पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, ठीक ना। कौन सा जो सो अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाता है? तो वो जो सो आपका है बेरिलियम है। फिर जो सो आपका कैडमियम भी है। फिर जो सो आपका क्रोमियम भी हो जाता है, ये नहीं होता है। फिर शीशा भी हो जाता है। फिर प्लेटिनम भी हो जाता है। सिर्फ 4 नंबर का नहीं होता, ठीक ना। तो 4 नंबर नहीं होता मतलब कुट भी। अब 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में बोला जा रहा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, ठीक ना। जो अम्लीय वर्षा होती है, वो जो सो किसके द्वारा होती है, ठीक ना, किन कारणों के द्वारा होती है? तो जो आपका अम्लीय वर्षा होती है, वो आपका होती है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण होती है। इसी के कारण जो सो ताजमहल का रंग फीका पड़ता हुआ जा रहा है। फिर प्रश्न 31 नंबर देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। पारितंत्र में, जिसमें जीवों की एक श्रृंखला होती है, उसमें जो सो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोला जा रहा है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करते हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक ना। मतलब जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और एक दूसरे को खाता है, फिर दूसरा तीसरे को खाता है, और तीसरा चौथे को खाता है। उसी को जो सो पारितंत्र कहा जाता है। ये सही बात है। तो इसीलिए जिसमें यहाँ पे पहला कथन सही हो गया। फिर दूसरे कथन में बोला जा रहा है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, जाति के अंतर्गत नहीं पाई जाती, ठीक ना। किसी भी जीव को वहां पे खाता है, इसी को जो सो पारितंत्र कहते हैं। फिर वहां पे आप खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? सिर्फ कोटिए।
तो यही पारितंत्र का सही व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पे आप 32 की ओर चलिए। तो 32 में बोला जा रहा है निम्नलिखित उद्गमों पर विचार कीजिए। इधर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान और इधर दिया गया उद्यानों से होकर बहने वाली नदी का नाम। जिम कॉर्बेट उद्यान, ठीक ना, ये जिसको गंगा दे दिया गया, गलत है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दे दिया गया, मानस, ये भी गलत है। फिर दे दिया गया साइलेंट वैली, ये भी गलत है। कोई भी सही नहीं है। फिर 33 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिक्स नोस्टॉक स्पाइरोगोरा। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैव उर्वरक मतलब खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे खाद के रूप में आपका उपयोग किया जाता है केवल नोस्टॉक का, ठीक ना, कुट भी। फिर प्रश्न 34 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, ठीक है ना, मतलब जल में जो सो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, वो कौन है। तो वो जो सो आपका है जंतुओं द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना और वनस्पति की मृत्यु। इसी में जो सो आपको कूट का जो सो चुनाव करना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा ऊर्जा को उत्सर्जन, ये तो होता है। फिर मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, तो इससे जो जो किसी खाद का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वनस्पतियों की मृत्यु से खाद की निर्माण होती है, ठीक ना। तो इन दोनों से खाद की निर्माण होती है, इसीलिए दोनों कथन सही है, बाकी तीन गलत है। तो 1 और 3 सही है, मतलब कोड सी सही है। फिर 35 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें किनमें सिंह पुच्छी वानर यानी मोकोक अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, ठीक ना, मोकोक। तो निम्नलिखित राज्यों में से किनमें, ठीक ना, तो किन किस राज्य में जो सो पुच्छी वानर, पुच्छी वानर यानी उसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है मोकोक, और वो जो सो आप अपना प्राकृतिक आवास के रूप में पाया जाता है। तो किस राज्य में पाया जाता है, तो वो जो सो आपका पाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी पाया जाता है, प्लस में केरल में भी पाया जाता है, और कर्नाटका में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कूट ये से हो जाएगा। फिर 36 नंबर में देखिए, तो 36 नंबर में बोला जा रहा है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि कुछ शैलकृत, मतलब जो शैलीकृत है, मतलब जो शैलीकृत निर्माण है, ठीक ना, तो कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य। जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए विहार उसको कहते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, ठीक ना, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या फिर जो जैन भिक्षु होते हैं वो वहाँ पे रुका करते थे, ठीक ना। जब वो भिक्षु मांगने जाते थे, मतलब जब वो घर से त्याग देते थे, जैसे बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, ठीक ना, तब वो जाते थे, तब वो कहाँ रुकते थे, तब वो जो सो वो बौद्ध भिक्षु अनि विहार में ही रुकते थे, ठीक ना। कहाँ पे रुकते थे, विहार में। तो विहार में जो सो वो ठहराव का काम करते थे, आश्रम सॉरी आराम का काम करते थे, रुकने का कार्य करते थे, मतलब वो जो सो विहार जो सो एक जो सो आपका जैसे आज की हॉस्टल होती ना, तो उसी तरह जो सो पहले जो सो विहार होता था, ठीक ना। तो विहार में जो सो पहले लोग रुकने का काम करते थे, और उसमें जनरली कौन रुकते थे, तो उसमें जो सो जनरली आपका बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु रुकते थे। तो बौद्धों का भी अपना विहार होता था और जैनों का भी अपना विहार होता था, तो उसी को जो सो विहार कहा जाता है। और ये जो चैत है वो जो सो एक पूजा स्थल होता था, ठीक ना, किसका, बौद्धों का। तो दोनों में क्या अंतर है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है विहार पूजा स्थल होता है, गलत हो गया ना, क्योंकि विहार में जो सो रुकने का कार्य होता था, जबकि चैत जो सो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, गलत हो गया।
फिर बोला जा रहा है चैत पूजा स्थल है, सही बात है। देखिए यहाँ पे पहले बोल दिया गया कि बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं, जो एक पूजा स्थल होता है। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है ना, तो मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा स्थल है। तो इसी प्रकार चैत्य जो सो बौद्धों का पूजा स्थल है, जबकि वहाँ विहार जो सो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर वो रुकते थे। तो सही हो गया, फिर ये दोनों कथन भी गलत हो गया। फिर 37 नंबर, तो 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं, ठीक ना। क्या बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण, मतलब वही जो बुद्ध ने किया था अपना शरीर का त्याग महापरिनिर्वाण के द्वारा, उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो किसमें करता है, तो उसकी व्याख्या जो सो आपका तृष्ण रूपी अग्नि का शमन में करती है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन में करती है। फिर ये सारे के सारे कथन अपने ही आप गलत हो गए। फिर यहाँ पे 38 का देखिए, तो बोला जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है? देश के शासन के लिए आधारभूत है, मतलब उसका बेस है, उसका जो सो एक प्रकार का आधारभूत संरचना है। तो कौन सा है, तो वो जो सो राज्य का नीति निदेशक तत्व है। मूल अधिकार भी नहीं है, मूल कर्तव्य भी नहीं है, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य भी नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि इसी में जो सो सारा वो निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर राज्य को कार्य करना है और जिसके आधार पर राज्य को कल्याणकारी कार्य करना है। फिर बोला जा रहा है 39 में कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, ठीक ना। जब साइमन कमीशन भारत आई, तब उसके विरुद्ध जन आंदोलन क्यों हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया इसमें। पहले कथन में दिया गया भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, गलत हो गया, क्योंकि पुनर्निरीक्षण चाहते थे। फिर बोला जा रहा है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वि शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ये भी गलत है। क्या बोला जा रहा है, साइमन कमीशन ने जो प्रांत में द्वि शासन है उसकी समाप्ति की बात कही थी, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए जिसको भारतीयों ने इसका विरोध किया था। फिर बोला जा रहा है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, ये भी गलत है। अब देखिए 40 नंबर, तो 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो 40 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया था, किसकी प्रतिक्रिया, ठीक है ना, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। फिर 41 नंबर में देखिए, तो 41 नंबर में बोला जा रहा है किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, जब किसी देश का व्यापार जो भुगतान, किसी देश का जो भुगतान संतुलन है, तो वो किसका अभिलेख है, तो वो जो सो आपका है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, ठीक है ना, यही जो सो उसका भुगतान संतुलन होता है किसी देश का। फिर 42 नंबर में देखिए, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक ना। वाणिज्य बैंक का मतलब हो गया जो छोटे बैंक है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी तरह के बैंक होंगे सभी को जो सो वाणिज्य बैंक कहा जाता है। और रिजर्व बैंक जो सो सभी का जो सो नियंत्रण करता होता है, ठीक ना, मतलब रिजर्व बैंक की जो सो सबसे टॉप का होता है, बाकी के बैंक जो सो छोटे होते हैं और उसको जो सो वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो यही बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है, किस मामले में करता है, तो वो जो सो आपका करता है परिसंपत्ति की तरलता में भी, साख के विस्तार में भी, बैंकों की विलय में भी, और बैंकों का समापन में भी, मतलब बैंकों का विलय भी यही करता है और समापन भी करता है, और शाख का विस्तार भी यही करता है, और परिसंपत्ति की जो जब तरलता होती तो तरलता करने का भी कार्य जो रिजर्व बैंक की नियंत्रित करता है। कुट डी हो गया सही।
अब 43 नंबर की ओर चलिए। तो 43 नंबर में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि जब बैंक दर में वृद्धि हो जाता है, मतलब बैंक जब अपने लोन दर में जब ब्याज दर में वृद्धि कर देता है, तब उसका क्या संकेत होता है? तब जिससे उसका संकेत होता है कि ब्याज की बाजार दर की गिरने की संभावना, ठीक ना? क्या बोला जा रहा है? ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना, मतलब ब्याज दर की गिरने की संभावना। जब वृद्धि हो रहा तो ब्याज दर कैसे गिरेगा भाई? गलत हो गया। फिर बोला जा रहा है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा, गलत बात है। फिर बोला जा रहा है केंद्रीय बैंक जो जो सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, गलत बात है। जब वो ब्याज दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केंद्रीय बैंक जो है उसको सस्ती दर में दे रहा है ब्याज। फिर बोला जा रहा है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है, ये बात सही है। क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। महंगी, जब केंद्रीय बैंक की महंगी कर रही, तो यहाँ पे आपका वाणिज्य बैंक क्यों सस्ता करेगा? तो जब केंद्रीय बैंक यहाँ पे वृद्धि कर रही, तब जो वाणिज्य बैंक भी उसका अनुसरण करने लगती है, इसीलिए जो बैंक दर में ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि ब्याज दर की गिरते की संभावना, ठीक ना? जब गिरने लगेगी तो ब्याज दर में ये वृद्धि क्यों करेगा? फिर बोला जा रहा है केंद्रीय बैंक का वाणिज्य बैंकों को कर्ज नहीं दे रही, ठीक ना? तो केंद्रीय बैंक की जो सो वाणिज्य बैंकों को कर्ज देती है, और इसीलिए वो कर्ज देती है ताकि जो सो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके, और वाणिज्य बैंक जो सो उसको कर्ज दे सके दूसरे लोगों को। तो याद रखना कि केंद्रीय बैंक जो सो किसी व्यक्ति को लोन नहीं देती, लेकिन वो वाणिज्य बैंक को लोन देती है और उसको कर्ज देती है। फिर 44 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोगी की जाती है, ठीक ना? मतलब उपयोग की जाती है। किसके लिए? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे का वित्त व्यवस्था क्या है? तो यहाँ यहाँ पर अभी हम उसको समझेंगे। घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक ना? तो ये किसके लिए की जाती है? तो जैसे ये हमारा किया जाता है आर्थिक विकास के लिए। घाटे का वित्त व्यवस्था इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सो आर्थिक विकास किया जा सके। फिर 45 नंबर में देखिए, तो 45 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, ठीक ना? कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कर रहा है? तो कौन सा लक्षण है वो? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर तो होते ही नहीं थे भाई। मंदिर का निर्माण तो आपको यहाँ पे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, प्राचीन काल में तो देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर बोला जा रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही बात है, क्योंकि खुदाई के दौरान उसका प्रमाण भी मिला है, ठीक ना? फिर बोला जा रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। किसका? रथ। और किसका? घोड़े द्वारा। तो ये गलत बात है, क्योंकि उस टाइम जैसे उसकी युद्ध उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उस टाइम जैसे उसकी युद्ध उतनी बड़ी भयानक नहीं होती थी कि वो घोड़े में बैठकर रथ में बैठकर घोड़े द्वारा खींचे गए रथ पर चल सके। वो जनरली जो सो घोड़े का प्रयोग करते थे। रथ का प्रयोग जो सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मौर्य के काल में, ठीक ना? या फिर मौर्य मौर्य काल में। तो यहाँ पे सिर्फ ये कथन, कौन सा कथन सही हो गया? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही कथन, एक गलत हो गया, तो सिर्फ दो कथन सही है, कुड भी। फिर 46 नंबर देखिए, तो 46 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है, ठीक ना? जब आप टैटू बनवाते हैं, तब वो बीमारी जो सो आपके शरीर में संचारित हो सकती है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक टैटू बनवाया, ठीक ना? मतलब कोई एक व्यक्ति और उसने टैटू बनवाया अपने शरीर पर, और उसको जो सो एड्स था, मलेरिया था, या फिर कोई बीमारी था, और तब जो सो उसके बनवाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी व्यक्ति के पास जाकर अपना भी शरीर में टैटू बनवा लिया,
तब जो सो उस व्यक्ति का बीमारी जो सो इसके शरीर में आ सकता है। और वो कौन सी बीमारी है? तो वो जो सो आपका बीमारी है आपका ये वाला नहीं है, ठीक ना, सिर्फ ये दोनों सही। आकृत शोध भी और HIV एड्स, 2 और 3 तो ध्यान रखना है टैटू बनवाने से पहले। फिर 47 नंबर में देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक ना। किसके अनुरूप की बात कर रहा है? तो जैन सिद्धांत के अनुसार, जैन सिद्धांत यानी जैन धर्म के अनुरूप है। तो जैन धर्म का आपको सबसे पहले आपको सिद्धांत पता होगा कि वो जो सो अहिंसाकारी धर्म है, ठीक ना, मतलब वो हिंसा को गलत बताता है, हिंसा को गलत बताता है। मतलब क्या हुआ कि वो जो सो अहिंसा के मार्ग पर चलने को बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, ठीक ना। मतलब अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है? तपस्या। अब तपस्या कीजिए, आपके बुरे मार्ग समाप्त हो जाएंगे। एक इसका सिद्धांत है जैन धर्म का। फिर दूसरे में बोला गया प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा। क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम हो या फिर कण हो, सभी में आत्मा होती है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है वो सभी में आत्मा की बात कर रही है, चाहे वो छोटी वस्तु या फिर बड़ी वस्तु। फिर थर्ड में बोल रहे हैं कि कर्म जो सो आत्मा का विनाशक है, ठीक ना। मतलब आपका कर्म ही जो सो आपके आत्मा का विनाश करेगी, और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। किसका अंत करना चाहिए? आत्मा कर्म का, सॉरी, कर्म जो सो आत्मा का विनाशक है, और आपको जो सो आत्मा का विनाशक करना है ताकि जो सो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया और अवश्य इसका अंत कर देना चाहिए। किसका? आपने आत्मा का। तो यहाँ पे दो तीनों कथन सही है इसका। पहले में जो सो या तपस्या की बात कर रहा है अपने कर्मों का अंत करने के लिए। फिर वह बोल रहा है कि सभी वस्तुओं में आत्मा होती है, छोटी हो या फिर बड़ी। फिर बोल रहा है कि वो अपने आत्मा का नष्ट करने के लिए अपने कर्मों के ऊपर आपको डिपेंड होना चाहिए, मतलब अच्छी कर्म करने चाहिए। फिर 48 नंबर में देखिए, तो 48 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो ये किसका वर्णन कर रहा है? तो ये जैसा आपका वर्णन करता है पारिस्थितिक कर्मता का। फिर 49 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। ये जो प्रकाश रासायनिक धूम का बनना होता है वो किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो वो जो आपका अभिक्रिया का परिणाम होता है NO2O3 तथा पेरास पेरो एक्सीटियल नाइट्रेट के बीच और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मतलब एक तरफ आपका NO2 होगा, NO2 होगा, O3 होगा, फिर पैरासिटिल होगा, ठीक ना, पैरासिटिल होगा, और इधर जो सो सूर्य का प्रकाश होगा। फिर 50 नंबर में देखिए, तो 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। इधर कैल्शियम है, लोहा है और सोडियम है। तो बोला जा रहा है उपयुक्त खनिजों में से कौन से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है, ठीक ना। किसके लिए? पेशियों का जब संकुचन होता है, जब फैलाव होता है, तब जो सो उसका आवश्यकता होता है। किसके शरीर में? मानव के शरीर में कैल्शियम की भी जरूरत होती है, लोह की भी जरूरत होती है और सोडियम की भी जरूरत होती है, तीनों की जरूरत होती है। गुड डी। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो जो सो ज्यादा लॉन्ग हो जा रही है, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो 1 ईयर के प्रीलिम्स को हम लोग जो सो 2 भागों में बांट कर देखेंगे, ठीक ना। मतलब एक वीडियो को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा तभी जो सो वीडियो में थोड़ा कुछ समझ आएगा। नहीं तो अगर आप जनरली सिर्फ आंसर देखेंगे तब जो सो एक ही वीडियो में आ जाएगा, ठीक ना।
लेकिन आंसर के साथ साथ आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखना है, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो पता चल सके कि इसका आंसर कैसे ये हुआ और कैसे ये आंसर नहीं हुआ। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो इसीलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को रेडी कर देंगे। तब तक के लिए जो सो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो सो किसी को यूपीएससी प्रीलिम्स में पता चल सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका पैटर्न क्या होता है और उसका जो सो बेस मजबूत हो सके। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।